टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपको स्वागत है हमारे शो में। कोहली साहब और हम मिलकर के आपको कई सारे टैक्स के टिप्स बताने वाले हैं, तो अगले आधे घंटे तक जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके सेविंग अकाउंट पर है इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर। अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल बढ़ा सकती है आपकी टेंशन। रियल एस्टेट या फिर इंफ्रा से जुड़े फंड में निवेश से पहले कौन कौन से टैक्स के नियम जानना है बेहद जरूरी। और साथ में ये भी बताएंगे कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट पर टैक्स का क्या है पूरा हिसाब किताब। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वो है सेविंग अकाउंट को लेकर के। आमतौर पर सेविंग अकाउंट हम लोग जो रखते हैं उसमें होता है चलो कुछ समय के लिए पैसा रख लिया, सैलरी आई, पैसा उसमें रखा, फिर धीरे धीरे करके पैसा निकाला, कहीं डिपॉजिट में जा रहा है, कहीं आरडी में जा रहा है, कहीं डीमैट में जा रहा है। लेकिन ये जो है ना सेविंग अकाउंट, उस पर आपको बड़ा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग अब इस सेविंग अकाउंट पर भी कड़ी नज़र कर रखे हुए। क्यों रख रहा है और क्या आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, इस सेविंग अकाउंट का मतलब तो हम लोग समझते थे कि पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, बाकी तो कुछ उससे लेना देना होता नहीं है। तो क्या इस डिपॉजिट और विड्रॉल पे भी इनकम टैक्स विभाग नजर रखे हुए? जी हाँ, इसी कारण से नजर रखे हुए, इसी कारण से नजर रखे हुए। डिपॉजिट और विड्रॉल सारा इसी से होता है। और लक्ष्मण, देश में शायद ज्यादातर लोग ये ना जानते हो, 220 करोड़ सेविंग अकाउंट है। 220 करोड़। हमारी 140-45 करोड़ की आबादी और 220 करोड़ से मतलब एक के पास कई सेविंग्स अकाउंट है। आपको पता होगा 56 करोड़ से ज्यादा अकाउंट तो जनधन में खुल गए हैं। उनको भी जोड़ के इतने हो चुके हैं। तो सेविंग्स अकाउंट एक गेटवे है आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का, अगर मैं कहूं, क्योंकि वहीं से आप सारा जमा करते हैं, वहीं से निकालते हैं। इसी कारण से जैसा मैंने कहा कि आयकर विभाग की नजर है। अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश की बात कर रहा हूं, सेविंग्स अकाउंट में जमा कराते हैं, तो ये आपको इनकम टैक्स के चक्कर में डाल सकता है, क्योंकि वो आपके एआईएस में आ जाएगा और आपको बाद में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या वो हालात थे कि आपको 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में उससे ज्यादा जमा करना पड़ गया एक साल में। आखिर ऐसा कहां से आपकी कमाई है जो कैश आता है? और अगर आप कह रहे हैं मेरा घर पर रखा हुआ था, लोग जनरली कहते हैं घर पर रखा था, थोड़ा थोड़ा जुड़ के इकट्ठा हो गया था, हमने सोचा रिस्की है, चोरी वोरी ना हो जाए, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो आपको उस पूरे 10 लाख से ऊपर रुपए का हिसाब किताब देना पड़ेगा। कब कब आपने जोड़ा, किस कारण से ये जुड़ा और कैश में क्यों जुड़ा, ये हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, अब तो हुई जमा की बात। अब अगर आपने निकलवाया है तो और इस निकलवाने में अगर आपका, मान लीजिए कई दफे क्या होता है, कोई साहब है ए और उनकी एक अपनी कंपनी है, ए एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप बनाई हुई है कुछ भी, तो आपका सेविंग्स अकाउंट और आपके करंट अकाउंट दोनों में मिला के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपने साल में निकाला है, अब सवाल ये उठता है भाई क्यों आप निकाल रहे थे कैश? आखिर ऐसा क्या खर्चा था तो आपको कैश में ही करना था? जब कैश के खर्चे पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इतनी नजर रहती है, तो क्या वो हालात थे कि आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर अपने बैंक अकाउंट से, आप सेविंग्स और आपके करंट अकाउंट से निकालना पड़ गया? तो ये आपको ब्यौरा देना पड़ जाएगा। और ये ब्यौरा अगर तो आप समझा पाए, जो मैंने बात कही, तो ठीक है कि भाई जुड़ता था थोड़ा थोड़ा, हम 15 साल तक जोड़ते रहे, 20 साल तक जोड़ते रहे, पूरा हिसाब किताब आप लेखा जोखा दे सकते हैं तो चलेगा। वरना आपका ये डिपॉजिट इनकम माना जा सकता है और अनअकाउंटेड इनकम माना जा सकता है। अनअकाउंटेड इनकम तो बड़ा भारी जुर्माना लग जाएगा। बहुत भारी जुर्माना, टैक्स अनअकाउंटेड पर मैं अल्टीमेट में जाऊं तो 80% से भी ज्यादा हो जाता है। और यही हाल लक्ष्मण विड्रॉल पे भी होने वाला है। अगर आपने विड्रॉ किया तो आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं इतना पैसा, आखिर आप कहां खर्च कर रहे हैं इस पैसे को, वो विड्रॉल भी आपको समस्या में डाल सकता है। इसमें 2 सवाल मेरे पास है। पहला कि डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा एक बार में, या फिर 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 करके साल भर में 10 लाख से ज़्यादा हो जाता? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये नियम शायद बहुत सारे हमारे टैक्स गुरु के दर्शक बहुत जानकार हैं, उनको ये नियम शायद पता होगा। वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते हैं। 50,000 अभी कर दिया, 20,000 कब कर दिया, साल भर का साहब ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो साल भर का ऐड करके 10 लाख एक्सीड कर रहा है तो वो इस जो मैंने प्रोविजन बताया है, जो मैंने नियम बताया है, इस नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम इसको टुकड़े टुकड़े करके डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने एक साथ थोड़े ना कराया 10 लाख, तो आएगा, ये थोड़े थोड़े करके कराएंगे तब भी आपका नजर में आ जाएगा। एक चीज और, 10 लाख रुपया जो है किसी एक सेविंग अकाउंट में या फिर हमारे 4 सेविंग अकाउंट, हमने 2.5 लाख रुपया समय जमा करा दिया तब
ये भी बहुत पते की बात आपने पूछी। अब देखिए, आपके मान लीजिए 4 अकाउंट हैं। अमूमन जो हमारे, मैं मानता हूं हमारे जो दर्शक हैं, अभी मैंने आपको 220 करोड़ अकाउंट का बताया, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे इनके 5-5, 6-6 बैंक अकाउंट है। कोई यूज होता है, कोई नहीं होता है, कोई बहुत पुराना खुलाया पड़ा है, उस पर ट्रांजैक्शन नहीं करते, उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो आपने जितने एक बैंक में आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो बैंक उसको रिपोर्ट कर देगा। मैं डिपॉजिट और विड्रॉल की बात कर रहा हूं। अलग अलग बैंकों में आपके कराइए, ये मत समझिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं 10 लाख की, क्योंकि कल को अगर केस स्क्रूटनी में आता है तो आपके सारे अकाउंट्स मिला के भी देखे जा सकते हैं। पैन आपका सबका हाँ, सेम हो। परंतु नियम यह है AIS का, जब रिपोर्ट किया जाता है कि एक ही बैंक का ट्रांजैक्शन आपके उनमें जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब मिला के देखा जाएगा। और लक्ष्मण, जो आपने बात कही, जो मैं बीच में बात बोल गया कि डॉर्मेंट अकाउंट, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनका एक अकाउंट खुलवाया था 20 साल पहले, उसमें बस पैसे पड़े हुए हैं 5-7 हज़ार, हम तो पता नहीं, देख के भी नहीं आते, बैंक से फोन भी आता है, वो इनएक्टिव हो चुका है। अब क्या करते हैं, जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है ना, लोग उस इनएक्टिव अकाउंट को छांट लेते हैं कि आइए कि भाई वो बंद पड़ा है, उस पर किसकी नजर, उसमें उठा के एक साथ जमा करा देते हैं। तो साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डॉर्मेंट और इनएक्टिव अकाउंट्स पे खास नजर रहती है। देखिए कौन सा अकाउंट सोया हुआ था जिसको आपने एकदम से जगा दिया और उसमें एकदम से पैसे डाल दिए। एक चीज और, अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट है तो जो दोनों व्यक्तियों के नाम जॉइंट अकाउंट है, उन दोनों को सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप उसमें सीमा कहां पर जाएगी, उसमें भी 10 लाख ही रहेगी और ज्वाइंट में 10 लाख दोनों के ऊपर नजर आ जाएगी फिर। अच्छा, होता ऐसा नहीं कि 20 लाख हो जाएगी? नहीं, 20 लाख नहीं हो जाएगी, सीमा 10 लाख की रहेगी। एक पर्टिकुलर अकाउंट तो एक ही है ना, है भले ही जॉइंट अकाउंट में, परंतु बैंक अकाउंट तो एक ही कहलाता है। तो दोनों को फिर ये नोटिस आ सकता है, दोनों को AIS का ये जवाबदेही करनी पड़े। अच्छा, ये रहा डिपॉजिट विड्रॉल का मामला। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट इनकम आ रहा होता है, तो इन सब पे कैसे इनकम टैक्स विभाग नजर रखता है? अब इंटरेस्ट इनकम आपकी आ रही है और आपने उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो वो भी एक गड़बड़ हो जाती है, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो इंटरेस्ट इनकम को आप जरूर दिखाएं, जो भी जितना भी ब्याज का होता, क्या सेविंग्स अकाउंट पे लक्ष्मण छोटा मोटा आपको पता 3-4% इंटरेस्ट है, तो अमूमन दिखाना रह जाता है, उसको भी आपको दिखाना है। यही नहीं, आपने FD भी किसी अकाउंट से बनाई है 10 लाख की साल की, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो कुल मिला के लक्ष्मण, बात का मजमून जो संक्षेप में ये निकला कि सेविंग्स अकाउंट जो दिखने में बड़ा मासूम लगता है, आपने ठीक कहा, जमा किया निकाला, वो आपके लिए सरदर्दी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो दरवाजा है आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनअकाउंटेड मनी रखें ही क्यों, अनअकाउंटेड मनी जमा ही क्यों कराएं? जो है एक अकाउंटेड है, कमाते हैं, सैलरी आती है, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, पैसा आपके अकाउंट में सीधा आ रहा होता है। बिल्कुल, ये तो आपने एक आदर्शवादी बात करी, मतलब है नहीं, तो इसमें अब चीजें बहुत सारे बचने की कोशिश ना करिएगा, छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम, आपका पैन नंबर डाल देंगे तो आपकी जन्म कुंडली तक आ जाएगी इनकम टैक्स विभाग के पास। तो ये सारा सिस्टम है, इसका ख्याल रखिएगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कोहली साहब, सबसे पहले चलते हैं कोलकाता से भौमिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भौमिक साहब नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। सब लक्ष्मण जी बोल रहे, लक्ष्मण जी और जी लक्ष्मण जी मैं बोल रहा हूं और कोहली साहब हैं। नमस्कार। हाँ, कोहली जी और लक्ष्मण जी के बहुत बहुत नमस्कार एंड दिवाली का शुभकामनाएं सर। एक्चुअली हम आपका बहुत दिन से सुन रहे को 6-7 साल होगा, क्या बात है, कंटिन्यूसली आपका प्रोग्राम को भी छोड़ता नहीं है। तो सर एक सवाल था, बोलूं? हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरा भांजी और मेरा बहन का एक प्रॉपर्टी में सेल में कुछ मिला था, मैंने अमाउंट, तो आई वांट टू नो द टैक्स, उसका क्या दर्जा बनेगा। एक्चुअली उनका हस्बैंड और डेथ हो गया, तो उनका 3 भाई था, तो 3 भाई का जो प्रॉपर्टी था वो अभी एक प्रोमोटर ने उसको, कलकत्ता के पास एक प्रोमोटर ने उसको जमीन को देने के लिए अबाउट 30 लाख करके 90 लाख देने के लिए बात किया है। बट हमारा बहन, क्योंकि हमारा हस्बैंड का, उनका हस्बैंड डेथ हो गया था, तो शी डिडंट वांट टू गो टू द ऑल द प्रोग्राम, बोला हमको एक ही बार पैसा दे दो कुछ, तो 16 लाख में तय हुआ। तो 16 लाख का उन्होंने वन टाइम पेमेंट ले लिया, दैट टू इन ए टाइम ऑफ 1 ईयर, 24 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, 24 जुलाई से लेकर अभी 2025 जुलाई तक, तो अराउंड 16 लाख। बट ओरिजिनल वैल्यू तो मुश्किल है, बिकॉज 30 साल 40 साल पुराना है, उसका फादर का प्रॉपर्टी था, तो हेरिडिटरी में ये मिल रहा था। और मान लीजिए 2000 में इसका प्रॉपर्टी वैल्यू होगा ज्यादा से ज्यादा 6-8 लाख, उसका जिसका वैल्यूएशन नहीं कराया गया था। सो व्हाट इज द टैक्सेबल होगा इसका? 16 लाख मिला है, टैक्स कैसे मिले, टैक्स की देनदारी कैसे तय होगी, ये टैक्स के अंदर क्या है? ठीक। कोहली साहब,
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो बहन और भांजी हैं उनको उनके स्वर्गीय हस्बैंड से इनकी बहन के जिनके जो बहनोई होंगे वो वहाँ से मिला है, तो ऐसे में इनहेरिटेंस पर तो टैक्स नहीं होता, पर क्योंकि इन्होंने जब उसको बेचा, अब इनहेरिटेंस पे तो नहीं होता, पर जब बेचा और 15 लाख रुपए या जितना भी आप कह रहे हैं उनको बिल्डर से मिला, तो ये फिर कैपिटल गेन हो जाता है। तो 1/4/2001 को इसका वैल्यूएशन आपको कराना होगा और 1/4/2000 की वैल्यूएशन करा के उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू करके उसको आप इंडेक्स करके लाइए। और क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद का है, तो इसको आप दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप इंडेक्स वैल्यू को लेके और आप उस पर 20% टैक्स दे सकते हैं, या आप इंडेक्स वैल्यू नहीं लेते हैं तो 12.5% टैक्स दे सकते हैं। तो जो भी आपको इसका मिला है, क्योंकि इन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए ऑप्ट नहीं किया लक्ष्मण, तो इसलिए इनको तो सीधा सीधा इन्होंने ले लिया। तो आप वो करके जो दोनों का डिफरेंस आएगा और वो माना जाएगा। वैसे ये माना जाता है कि अगर आपने फ्लैट भी ले लिया तो फ्लैट की नए की वैल्यू प्लस कॉर्पस फंड, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट घटाई जाती है, पर क्योंकि उन्होंने सीधा पैसा ले लिया है तो इसमें से वो कॉस्ट घटाई जाएगी और वो इंडेक्स वैल्यू निकाला। आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए और जो बचेगा उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। आपकी बहन और आपकी भांजी इसको बचा भी सकती हैं कोई नया मकान लेके, या 54 EC में 50 लाख रुपए की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो होती हैं उनमें निवेश करके 6 महीने के अंदर वो करना होता है, उसको बचाया भी जा सकता है। तो मैंने आपको न केवल टैक्स का बताया बल्कि उसको बचाने के तरीके भी बता दिए अगर वो टैक्स को नहीं देना चाहते। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो इनको एक तरीके से विरासत में मिली, तो जब विरासत में प्रॉपर्टी मिली तो एक प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हो नहीं सकते थे, तो बांट के तीसरा हिस्सा लिया, तो इसको विरासत में माना गया। तो जब प्रॉपर्टी विरासत में मिली तो वो तो टैक्सेबल नहीं है, पर क्योंकि ये माना जाएगा वो प्रॉपर्टी फिर बिक गई। तो जब विरासत में खाली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना टैक्सेबल नहीं है, परंतु जब आप उसको बेचेंगे तो जो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर है, अब क्योंकि यहां तो बहुत पुरानी ये बता रहे हैं, तो इसलिए इनको मालूम है इस बात का, इन्होंने कहा वो 2000 की वैल्यूएशन हमने नहीं कराया, इनकी बातों से लग रहा था, तो 1/4/2001 की वैल्यूएशन करा के इंडेक्सेशन करा के आप उसको निकाल सकते हैं। पर मैं सलाह दूंगा आप दोनों तरीके से चेक कर लें, इंडेक्सेशन भी चेक कर लें, विदाउट भी चेक कर लें, जिसमें फायदा हो आप उसको, आपकी बहन और आपकी भांजी उसको ऑप्ट कर सकती हैं। भौमिक साहब, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसका कोई आपको दलील दस्तावेज कुछ मिला नहीं, प्रोमोटर से मिला नहीं, जस्ट पैसा इन्होंने दे दिया, इसको कुछ इम्प्लीकेशन हो सकता अगर अल्टीमेटली ही डजंट गिव और हमने खाली ऐसे प्रॉपर्टी सेल किया दिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर उनको पैसा नहीं मिला है और खाली वो उसके बदले में बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रही हैं, तो फिर जो नया मकान मिला है, भौमिक साहब ध्यान दीजिएगा, उसकी वैल्यू प्लस और उस पर फिर इंडेक्सेशन करके आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि और वो जब बेचेंगे इसको तब होगा, पर क्योंकि यहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो बेचना मान लिया जाएगा क्योंकि उसकी जगह नया प्रॉपर्टी आ गया। नहीं, ये मुझे लगता है ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी बिकी है उसका पैसा हमारे पास आया, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं कि प्रॉपर्टी हमारी थी, हमारा उसमें हिस्सा था। नहीं, वो तो जो इनके बहनोई साहब की जो जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा फैमिली का, तो उस डॉक्यूमेंट को भी अगर ये दिखा देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस तो दिखाना पड़ेगा। इनहेरिटेंस इसलिए दिखाना पड़ेगा लक्ष्मण, क्योंकि हमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमें 1/4/2001 की वैल्यूएशन करानी है, तो ये कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी किस डेट को ली गई थी? तो इसलिए जो आपका फैमिली सेटलमेंट हुआ है भौमिक साहब, वो तो आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर उन्होंने खाली फ्लैट ले लिया है तो उसको भी सेल मान लिया जाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन भी करानी पड़ेगी। चलिए भौमिक साहब, मुझे लगता है काफी कुछ क्लैरिटी आ गई। क्यों वैल्यूएशन अभी करा सकते हैं? अभी कोई वैल्यूअर को पकड़ के हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। जो वैल्यूअर्स होते हैं, जो वैल्यूअर्स होते हैं उनके पास पुरानी वैल्यू होती है, जो रजिस्टर्ड वैल्यू, वो आपको बाकायदा 1/4/2001 की वैल्यू के सर्टिफिकेट दे देंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो आगे चल के तो टैक्स गुरु को लिखिएगा, ऐसे ही आपके हर सवालों का जवाब हम लोग टैक्स गुरु से दिलवाएंगे, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जितने स्पष्टता के साथ हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली साहब ने आपको बताया। तो ऐसा करते हैं, इससे कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर आपको बताएंगे कि अगर आप रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए फंड में पैसा लगा रहे हैं तो टैक्स से किन नियमों का आप ध्यान रखना चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देखते हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए स्टूडियो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल नहीं, उससे पहले एक मुद्दा वह इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर के। पिछले दिनों कई साल पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया था, ताकि उसमें आप उसके यूनिट को खरीद रहे हैं तो वो पैसा उस सेक्टर में लगेगा। अब इसमें लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें अच्छी खासी कमाई हो रही होगी। कमाई की बात तो छोड़ दिया जाए, मैं पूछूं टैक्स के लिहाज से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, REIT और इनविट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है,
इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि 3-4 तरीके की इसमें से इनकम आती है और यहीं से टैक्स का मुद्दा आता है। पहली इनकम आती है आपकी जो इस पर डिविडेंड आता है, और ये मैं बता दूं कि कैसे। ये एक ट्रस्ट होती है, उसके आगे एक एसपीवी होता है जिसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। वो एक कंपनी होती है, तो ट्रस्ट उस कंपनी को होल्ड करती है। वो कंपनी आगे बहुत सारे निवेशकों से रियल एस्टेट एसेट्स में करती है, तो वहां से उस कंपनी से डिविडेंड आता है। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण, उस कंपनी से ट्रस्ट को डिविडेंड आता है जो कि लोगों में बांट दिया जाता है। उस कंपनी से ट्रस्ट को इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि कई बार वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रियल एस्टेट के लगाती है। उसी से रेंटल भी आता है क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो एसपीवी लगाती है। और उसी से लक्ष्मण कैपिटल गेन भी आता है क्योंकि जब वो उस प्रॉपर्टी को बेचती है तो आप देखिए इससे 4-4 अलग अलग किस्म के रिटर्न आते हैं। तो लोगों के मन में सवाल हो जाता है कि भाई टैक्स कैसे लगेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट शो तो है नहीं, तो मैं तो इस गहराई में तो मैं जाऊंगा नहीं कि आपको करना चाहिए नहीं करना। पर अगर आप REIT या इन्विट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो आपको डिविडेंड आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, IFOS में, IFS जो भी आप बोलते हैं। जो आपको इसमें से इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। रेंटल आ रहा है तो रेंटल पे 10% TDS भी कट जाता है, वो भी रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। अच्छा। और आपको कल को इसमें से कैपिटल गेन आ रहा है तो कैपिटल गेन इसका कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होगा। और क्योंकि ये ट्रेड की जाती है तो बाकायदा जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट होता है, अच्छा वैसे ही ट्रीटमेंट आएगा। और लक्ष्मण एक 5वां भी आता है इसमें रिटर्न, आप हैरान होंगे, वो आता है आपका रीपेमेंट। अब मान लीजिए आपने उस एसपीवी ने कुछ बेचा और जो पैसा लगा था वो ट्रस्ट को वापस कर दिया, तो वो पैसा लोगों को बांट दिया जाता है। वो कैपिटल है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो 5 तरीके के रिटर्न रिट और इनविट से आते हैं। अब पांचों पे हिसाब अलग अलग मतलब 2-3 तो अलग कैटेगरी में आते हैं। और आपको ध्यान देना ये बड़ा यूनिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें इतने प्रकार के लक्ष्मण रिटर्न आ रहे हैं कि कभी इस पे अलग से मैं समझता हूं आपके चैनल पे चर्चा करेंगे। हालांकि वो निवेश का मामला हो जाता है, टैक्स का नहीं, परंतु टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको कहां दिखा रहे हैं अगर आप रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि आपको अलग अलग चीजों में आ रहा है तो आप ऐसा सारे पैसे पे एक समान टैक्स नहीं देना, टैक्स बचाने की यही इसका पर्पस, यही इसकी खूबसूरती और यही वजह है कि लोग इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा करते हैं कि एक सवाल ले लेते हैं पीयूष शाह साहब का। पीयूष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष जी नमस्कार, बताएं। आपका तो बहुत ही बढ़िया है और पसंद पड़ता है सुनने के लिए और आप लोग से ज्ञान पाने के लिए। चलिए बहुत धन्यवाद। बताएं क्या उलझन है? मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ, 62 इयर्स की एज है जी। मैंने 2017 से 2020 के बीच में डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया था फॉर माई रिटायरमेंट कॉर्पस। अभी जो बजट में 1-2 साल पहले कुछ चेंजेस आए। पहले क्या था कि डेट फंड जब रिटर्न करते थे तो कैपिटल गेन का हमें एडवांटेज, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा था कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। वो शायद कुछ चेंजेस आया इसमें, तो मुझे वो जानना था कि 2023 के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट डेट फंड में किया है उसका रिडम्पशन अभी इस साल में होगा तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और 20% टैक्स भरना है या फ्लैट 12.5% टैक्स भरना है, वो जरा कंफ्यूजन था, तो उसके ऊपर एक क्लैरिटी चाहिए थी सर। तो अभी पीयूष जी अब उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है जैसे आपने स्वयं कहा तो अब वो आपका नॉर्मल जो स्लैब में जाएगा, स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। आपको पता होगा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं, मुझे लगता है क्योंकि असल में हुआ क्या लक्ष्मण के इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई, पहले इंडेक्स से हटाया गया और फिर उसके बाद इसको कैपिटल गेन कैटेगरी से एक तरह से, तो वो कन्फ्यूजन लाजमी है। तो अब पीयूष जी इसको सीधा सीधा जब आप बेचेंगे तो आपके स्लैब में जाके ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है पीयूष जी? कोई कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि स्लैब में जाएगा तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। जी 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 जी, जैसे तो आप करते हैं जो 87A का रिबेट आप ले सकते हैं इस साल से। अच्छा, ले सकते हैं इस साल जी। तो अगर 2020 के पहले का भी या 2023 के पहले जो भी डेट म्यूचुअल फंड है वो अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ तो जो इनकम आएगी वो मेरी स्लैब रेट में ऐड हो जाएगी और मुझे उसके ऊपर 87A का बेनिफिट भी मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। शायद कुछ कंफ्यूजन मेरे सीए ने अभी लास्ट ईयर थोड़ा बहुत मेरा रिडम्पशन हुआ था, उसने 12.5% टैक्स पकड़ के ले लिया है अभी जो मार्च 25 की जो रिटर्न भरी है उसमें। जी जी जी, आपको पिछले साल का है, मैं आपको इस साल का बता रहा हूँ आगे से। अच्छा, इस साल में अभी कैपिटल गेन में नहीं गिरा जाएगा, नॉर्मल जी, वो सीधा स्लैब में चला जाएगा जी। उसको बचाने का कोई तरीका? 23 के पहले का इन्वेस्टमेंट है फिर भी सर, 23 के बाद का तो क्लियर है मुझे जी। बिफोर 23 का जो इन्वेस्टमेंट है डेट म्यूचुअल फंड वो भी नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाएगा। हाँ, अब जो भी उसमें होगा वो नॉर्मल इनकम में जाएगा जी। अच्छा, 2023 से पहले को भी नॉर्मल इनकम माना जाएगा जी। तो वो मुझे लगता है कि उसमें कोई कंफ्यूजन होना ही चाहिए। पीयूष जी
कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ तो नहीं, तो अगर वो है तो ठीक है, वेरी गुड सर, दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल द सीनियर सिटीजन। या इट विल बेनिफिट यू। चलिए, इससे आपको फायदा होगा। इसको बचाने का कोई तरीका है? बचाने के जो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल इनकम में जब आ गया तो जो नॉर्मल इनको बचाने के तरीकों का हम जिक्र करते रहते हैं समय समय पर, वो सब इस पे 87A का इन्होंने स्वयं बताया। 12 लाख तक का, तो क्योंकि ये रिटायर्ड हैं तो इनका तो 12 लाख रुपए अगर कहीं से पेंशन वगैरह नहीं आती है तो ये उसको उसमें कवर कर पाएंगे। इन्होंने, आपने ध्यान नहीं दिया जब ये बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक वेरी गुड शब्द का इस्तेमाल किया, उससे पता लग गया कि इनको समझ आ गया कि इस पे अब टैक्स मेरा बच जाएगा। इसमें टैक्स इनका बच जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके हैं, जो इस तरीके को एक बार रिव्यू कर दें तो अच्छा है दर्शकों को, बाकी दर्शकों को। बिल्कुल 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 जी। अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं बचाने के? ऐसे नहीं, बचाने के तरीके देखिए, जो सेक्शन 87A का रिबेट आ रहा है। बाकी न्यू रिजीम में, ये हम न्यू रिजीम की बात करें, न्यू रिजीम में लक्ष्मण बचाने के तरीके धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो शायद बचाने के तरीके आए, पर न्यू रिजीम में पीयूष जी, पर देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, टैक्स पेयर खुश होने चाहिए। उन्होंने स्वयं ताड़ लिया कि अब ये 87A का रिबेट, तो बचाने का तरीका तो उन्होंने स्वयं ही ताड़ लिया। हालांकि ये होता है कई बार अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बन जाता है, तो वही कंफ्यूजन इनके अंदर था, वो शायद कंफ्यूजन। नहीं, देखिए मुझे एक अच्छी बात क्या दिख रही है कि टैक्स गुरु के दर्शक हैं, वो जागरूक है, उनको बेसिक प्रोविजंस पता होते हैं, वो सिर्फ उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन लेते हैं, तो उससे हमारा भी काम आसान हो जाता है, उनको समझने में भी आसान हो जाता है। बिल्कुल, और यही टैक्स गुरु की कोशिश भी होती है। तो आपके पास ऐसे कभी कोई उलझन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख दीजिए tax@moneycontrol.com पे। अपना सवाल जब लिखें तो उसके साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल तो दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।